तो बच्चों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के प्रथम पाठ गति के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में गति को चलने से मान लेते हैं, तो चलना तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक रूप में यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं कि वह वस्तु गतिमान है, और यदि समय के अनुसार उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम कहते हैं कि वह वस्तु स्थिर अवस्था में है अथवा विरामावस्था में है। समय कितना भी बीत रहा है परंतु उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसे हम विरामावस्था या स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं। और यदि उसकी स्थिति में समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा हो, अर्थात वो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही हो, तो हम कहेंगे कि गतिमान अवस्था में है, यानी स्टेट ऑफ मोशन। तो हम गति के विषय में जो अपने कोर्स में निर्धारित है उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो विराम और गति की जो अवस्था होती है, जैसा कि इसके बारे में हम लोगों ने अभी समझा, और एक महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक अपना सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार उन्होंने कहा था कि संसार में कोई भी वस्तु जो है स्थिर अवस्था में नहीं है, अर्थात वह सदैव गतिमान अवस्था में रहती है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी स्थिति का निर्धारण हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आप बस में बैठे हैं, तो बस में बैठे हैं तो बस तो गतिमान है, सड़क के हिसाब से, पृथ्वी तल के हिसाब से बस की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है समय के अनुसार। लेकिन अगर बस को हम एक अन्य तंत्र मान लें तो उसमें हम देखते हैं कि हम लोग बस में स्थिर हैं। अगर हम एक सीट छोड़ करके उठें और आगे वाली सीट तक जाएं, तब हम बस के सापेक्ष यानी बस के संदर्भ में हम गतिमान कहे जाएंगे, नहीं तो बस में आप स्थिर हैं। आपकी बस में कोई गति नहीं हो रही है, परंतु सड़क पर या उस पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आपकी गति जो है वो हो रही है, अर्थात उसमें समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत कहलाता है। इसके अनुसार वस्तु जो है कभी विराम अवस्था में नहीं रहती, जैसा कि हम आगे के कक्षाओं में पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर गति करती है। सूर्य जो है आकाश गंगा के चारों ओर गति करता है। आकाश गंगा जो है वो भी विभिन्न प्रकार की आकाश गंगाओं के जो द्रव्यमान केंद्र होते हैं उनके प्रति गतिमान रहते हैं। अलग बात है कि किसी की गति बहुत अधिक होती है तो किसी की गति जो है बहुत कम होती है। अब गति परिभाषित होने के बाद हम पढ़ेंगे कि गति कितने प्रकार की होती है। गति के प्रकार। तो गति के प्रकार में अब उसमें गति के लक्षण जो होते हैं, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना तो तय है, उसकी स्थिति में परिवर्तन तो होता ही रहेगा, लेकिन किस प्रकार और कैसा परिवर्तन होगा इसके आधार पर गति के कुछ प्रकार जो हैं निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि पहला है रेखीय गति अथवा रैखिक गति। रेखीय गति, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वस्तु की गति एक रेखा में होती है। एक रेखा में, रेखा का मतलब
कि वो जब उसमें परिवर्तन होगा समय के अनुसार तो एक रेखा में होगा। जैसे हम यदि ऊपर से गेंद को गिराएं नीचे की ओर तो उसकी गति, या नीचे से ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक ऊर्ध्वाधर दिशा में गेंद हम फेंकें तो गेंद की गति एक निश्चित रेखा में होती है, या किसी सीधी पाइप में प्रवाहित होते हुए पानी की गति, तो ये एक रेखीय गति होती है। और दूसरा है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, जिसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यदि वस्तु की गति इस प्रकार से हो रही है कि वह एक वृत्ताकार मार्ग पर चले और उसके वेग का परिमाण अर्थात उसकी चाल नियत रहे, न बदले समय के अनुसार, अर्थात ध्यान दें चाल न बदले, तो हम उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूरज के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है, अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमने की गति, यह लगभग एक समान वृत्तीय गति मानी गई है। तो यहाँ पर अब हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रेखीय गति और एक समान वृत्तीय गति के क्या लक्षण होते हैं, और इनका और अधिक विस्तृत लक्षण आप सबको अगली कक्षाओं में मिलेगा पढ़ने को। अब तीसरा है अनियमित गति। अनियमित गति रैंडम मोशन या इर्रेगुलर मोशन भी उसको कहते हैं। तो इसमें वस्तु की स्थिति में तो परिवर्तन होता है समय के अनुसार, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन एक निश्चित नियम या एक निश्चित क्रमबद्धता के अनुसार हो। तो जैसे गैस के अणुओं की गति, जैसा कि हम रसायन विज्ञान में पदार्थ के अणुगत सिद्धांत के आधार पर जानते हैं कि गैस के अणुओं की गति अनियमित गति होती, कभी वो इस दिशा में जाएंगे तो कभी उस दिशा में जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी तेज होंगे, कभी धीमे होंगे। तो इस प्रकार की गति को हम लोग अनियमित गति कहते हैं। अब तीसरा है, चौथा, दोलन गति अथवा कंपन गति। दोलन गति या कंपन गति। जैसा कि ये नाम से ही प्रसिद्ध है, अपने नाम से स्पष्ट है कि दोलन, अगर कोई वस्तु किसी एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो इसे हम दोलन गति कहते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि जो गति का कारण बल होता है वो एक निश्चित बिंदु की ओर होता है, हमेशा उसकी दिशा होती है, जिसे हम मध्यमान स्थिति कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करे तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, जो झूला होता है ऊर्ध्वाधर तल में ऐसा होता है जैसे डाली पर डाला जाता है रस्सी बांध करके, तो इस प्रकार की गति जो है ये दोलन गति होती है। और इसी प्रकार से जो मेले में या प्रदर्शनी में लगने वाले झूले होते हैं जिनकी ऊर्ध्वाधर गति अथवा क्षैतिज गति होती है, तो इन्हें भी हम बंद वृत्तीय गति के अंतर्गत दोलन गति कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर वस्तु की गति होती है।
और इसी का मिलता जुलता काल्पनिक गति अथवा कंपन गति यानी वाइब्रेशनल मोशन है। तो इसमें वस्तु जो है अपने निश्चित बिंदु, निश्चित स्थिति यानी मध्यमान स्थिति के इधर उधर कंपन करती है। जैसे आप किसी लोहे के बर्तन में जोर से चोट मारें तो उसके अणु जो हैं अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर तेजी के साथ कंपन करने लगते हैं, जिससे हमें उसमें ध्वनि उत्पन्न होती हुई सुनाई देती है। इसके बाद है घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति। घूर्णन या वक्र रेखीय गति यानी रोटेशनल मोशन या कर्वीलिनियर मोशन हम लोग इसको कहते हैं। इसमें वस्तु जो है किसी एक अक्ष के चारों ओर घूमती है, ये रोटेशनल मोशन होता है। जैसे साइकिल के पहिए का साइकिल के धुरे के चारों ओर घूमना, या कुम्हार की चाक का उसके अक्ष के चारों ओर घूमना, या जो हम लोग लट्टू नचाते हैं लट्टू का उसकी कील के चारों ओर घूमना, ये रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति कहलाती है। और इसी को ही अगर हम एक वक्र में घूमती हुई वस्तु को देखें तो वक्रीय गति या वक्र रेखीय गति कहलाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे कोर्स में 4-5 प्रकार की गतियां हैं। केवल हमें इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण ही पढ़ने हैं। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन हमें आगे की कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें एक अलग अवधारणा आ जाती है जो कि हमें गति विज्ञान में यानी इस गति से संबंधित पाठ में पढ़ने के लिए आवश्यक हो जाती है, जिसे हमें समझना आवश्यक होता है। तो इसमें हम भौतिक राशियों के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। अदिश एवं सदिश राशियां। अदिश एवं सदिश राशियां। तो प्रायः बच्चे इस विषय में हमेशा भ्रम की स्थिति में रह जाते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में रह जाते हैं कि अदिश और सदिश राशियां होती क्या हैं। तो पहले हमें तो ये जान लेना है कि राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के आधार पर 2 प्रकार की राशियां बनाई गई हैं, होती हैं। और इसमें मूल राशियों की संख्या 9 है, जिसमें 7 मुख्य राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं, जिन्हें ज़्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अपने कोर्स के हिसाब से पढ़ना होता है। वैसे हम नाम बता दे रहे हैं कि जैसे मूल राशियों में लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ज्योति तीव्रता है, प्रकाश है, प्रकाश की ज्योति तीव्रता, और घन कोण, तल कोण, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा। इस प्रकार ये 9 मूल राशियां हुई। और ये राशियां ऐसी होती हैं कि जो किसी वस्तु की भौतिक अवस्था या भौतिक दशा को व्यक्त करती हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, अब लंबाई का मतलब कि अब इस पेन की लंबाई कितनी है, ये इसकी मूल राशि हो गई, भौतिक राशि। इस पेन का द्रव्यमान कितना है या इस पेन का भार कितना है, ये व्युत्पन्न राशि हो गई। और द्रव्यमान जो है इसमें
मूल राशि हो गई। तो मूल राशियां पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, वे किसी के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, बल्कि अन्य राशियों को उनके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जिन राशियों को मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड राशियां कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इस प्रकार से भौतिक रूप में मुख्य रूप से अब ये राशियां अदिश और सदिश के रूप में भी प्रकट की जाती हैं। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश, अगर इसका हम भाषा के हिसाब से संधि विच्छेद करें तो यह अ प्लस दिश, आ का मतलब नकारात्मक शब्द बन जाता है, यानी दिशा रहित, दिशाहीन। तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की नहीं, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, तापमान इत्यादि ये अदिश राशियां हैं। चाल अदिश राशि है। और ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश राशियों में मुख्य रूप से वेग, संवेग, बल, त्वरण, ये सब सदिश राशियां हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप किसी वस्तु को धक्का दे करके आगे हटाते हैं तो बल आप लगाते हैं, जो वो बल जिस दिशा में कार्य करता है वही उसकी दिशा हो जाती है। जैसे आपका घर स्कूल से कितनी दूर है, यह तो अदिश राशि हुई, अर्थात दूरी जो है अदिश राशि हुई। लेकिन यदि आप इसके साथ में यह भी बोलें कि हमारा घर विद्यालय से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, तो ये सदिश राशि हो जाती है। तो यहाँ पर यही बात ध्यान देने की है। और इनका ज्ञान जो है हम लोगों को अभ्यास के जरिए और लगातार सोचते रहने के कारण धीरे धीरे हमारे व्यवहार में बन जाता है और हम जान जाते हैं कि कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि। तो यहाँ पर हमें सदिश और अदिश राशियों के विषय में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब हम दूरी और विस्थापन के विषय में पढ़ेंगे। दूरी तथा विस्थापन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दूरी, यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो जितना मार्ग तय करती है उसकी संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ से गति प्रारंभ करती है, इधर जाती है इतना एक बिंदु पर, फिर पहुंचती है बिंदु बी पर, बी से मान लीजिए कि ये सी पर जाती है यहाँ, और फिर यहाँ से इस इधर आती है डी बिंदु पर, और ये मान लीजिए कि 2 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 6 मीटर है। तो इस प्रकार हम देखें तो इसके द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई जो है 6, 4, 10, 2, 12 मीटर होती है। इसने अपनी यात्रा के दौरान, गति के दौरान कुल 12 मीटर दूरी तय की और ये बिंदु डी पर है। अब अगर हम विस्थापन देखें तो विस्थापन जो है यानी ये अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है, ये बात हमें विस्थापन के बारे में बताती है। अर्थात ए से लेकर के डी तक
का जो सीधा रास्ता है वो विस्थापन बताता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को कहते हैं, और विस्थापन जो होता है वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर होता है वह विस्थापन होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट बात है कि इस ए से बी तक जाने में, बी से सी तक जाने में, सी से डी तक जाने में हमने वस्तु की दिशा पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इस प्रकार हमने कहा कि वस्तु कुल दूरी जो तय की है वो 12 मीटर है। लेकिन अब हम यह नहीं कह सकते कि वस्तु की अंतिम स्थिति यहाँ पर है। वस्तु की अंतिम स्थिति कहाँ पर है? डी पर है। तो वस्तु की अंतिम स्थिति जब डी पर है तो ए से डी बिंदु की जो दिशा होगी वह भी हमें निर्धारित करना पड़ेगा। इसलिए एडी जो है वो विस्थापन हो गया। एडी का परिमाण, उसका एडी की लंबाई जो नापने पर निकलेगी वो उस विस्थापन का परिमाण होगी, और जो दिशा बन रही है वह इसकी दिशा होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि हो गई और दूरी जो है एक अदिश राशि हो गई। विस्थापन जो है कभी धनात्मक हो जाता है, कभी ऋणात्मक हो जाता है, और कभी जीरो भी हो जाता है संपूर्ण यात्रा के दौरान। जैसे मान लीजिए कि अब यही डी बिंदु जो है आकर के वस्तु ए पर रुक जाए, और मान लीजिए कि ये कुल मिलाकर के 8 मीटर है एडी, तो कुल चली गई दूरी 12, 8, 20 मीटर हो जाएगी, परंतु विस्थापन जो है 0 हो जाएगा। तो ये मुख्य अंतर होता है। दूरी कभी 0 नहीं होती, वह विस्थापित होती है। तो अगर विस्थापन नहीं होगा, अगर वस्तु में गति होगी ही नहीं, तभी केवल दूरी 0 हो सकती है। दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन ऋणात्मक भी होता है। जैसे मान लीजिए इस दिशा से लेकर के इधर की ओर वस्तु चली जाए तो दूरी फिर भी कुछ न कुछ होगी, लेकिन विस्थापन डी के सापेक्ष ये ऋणात्मक दिशा में यानी माइनस डायरेक्शन में होगा। तो ये मूल अंतर है दूरी और विस्थापन में, तथा इस प्रकार हम लोगों ने दूरी और विस्थापन की परिभाषा को पढ़ा। अब आगे हम लोग इसके बाद का अगले अंक में पढ़ेंगे, जिसमें गति और उसके समीकरण, गति से संबंधित निरूपण, ग्राफीय निरूपण इत्यादि जो हैं उन सब अवधारणाओं का हम उसमें अध्ययन करेंगे।